नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित वोट बैंक को लेकर मचे हुए सियासी घमासान की। एक के बाद एक नए नए दांव खेले जा रहे हैं और खास तौर से ये कहा जा रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन ने आकार लिया उसके बाद दूसरा मास्टर स्ट्रोक बिहार से जाति जनगणना का, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरीके की योजनाएं बनाई जा रही है, रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। इसी रणनीति का ही हिस्सा है कि अब आने वाले वक्त में आप जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यालय में दाखिल होंगे, किसी कार्यक्रम में आप जब वहां पर सम्मिलित होंगे, तो आपको अभी तक दो तस्वीरें नजर आती थी जो हमेशा मौजूद रहती थी। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और दूसरी तस्वीर जो होती थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ये दो तस्वीरें हमेशा नजर आती थी। इसके साथ अब तमाम सारे नेता नजर आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर अब कार्यक्रमों में नजर आती है उनके देहावसान के बाद। निश्चित तौर पर अटल जी एक बड़ी शख्सियत थे और सभी लोग, सभी सियासी दलों में उनका जो नजर आती है, नजर आएगी, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले कभी ये तस्वीर बीजेपी के कार्यालय में या बीजेपी के कार्यक्रम में नजर नहीं आई, लेकिन अब ये अनिवार्य रूप से नजर आई। कहा यह जा रहा है कि जाति जनगणना के बाद से इस तरह की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम अनुसूचित जाति के नेताओं से बातचीत की, उनसे विचार विचार विमर्श किया और उनसे आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि जिस तरीके से, जिस आकार में, जिस साइज में कार्यक्रमों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तस्वीर लगा करती है या जिस जिस तरीके से दूसरे महापुरुषों की तस्वीर लगाई जाती है, ठीक उसी तरीके से, उसी साइज की, उसी आकार की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो देश के संविधान निर्माता है, उनकी भी तस्वीर लगाई जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी तमाम दलित और पिछड़े वर्ग के महापुरुष हैं, उनके नाम के सारे उत्तर प्रदेश में खास तौर से दलित और पिछड़ा वोट बैंक जो बीते एक दशक से उसके साथ लगातार साई की तरह से चल रहा है, एक तरीके से उसके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी अब तक लगातार जीत चुकी है। क्या अब एक बार फिर से नई सिरे से कवायद होगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अशोक पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष तिवारी जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे अशोक पांडे जी से। अशोक जी, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर नजर आएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तस्वीर नजर आती है हर कार्यक्रम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर नजर आती है हर कार्यक्रम में। अब मैंडेटरी तौर पर अनिवार्य रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीर नजर आएगी। देखिए, आपको बता दें कि हम कोई जातिवाद वाले दल नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हमने सबको समान रूप से हमारी सरकारी योजनाएं बनी, जिसके चलते आपने देखा होगा कि बहन जी के पास एक एमएलए रह गए और हालात ये हो गया कि वो भी एक एमएलए जीत सकता था निर्दल। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ऐसा नहीं था कि हम उनका नाम नहीं लेते थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर की बात आप करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जहाँ पे जन्म लिया वहाँ हमने स्मारक बनाने का काम किया और किसी और दल ने नहीं किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पंच यात्राओं में हम लोगों ने नाम दिया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महू में पैदा हुए। वहाँ हमने बहुत बड़ा उनका स्मारक बना, हर साल वहाँ मेला लगता है। विदेशों में जहाँ वो पढ़े वहाँ हमने स्मारक बनाने का काम किया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। निश्चित तौर पर बल्कि हम लोगों का संत एक यात्राएं हम लोग लगातार निकालते रहे और मेला लगाते रहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। कोई नई बात नहीं कि हम तस्वीर लगा रहे हैं, किसी ने कभी कुछ नहीं किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जहाँ जन्म दिए कोई नहीं गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो कर्म क्षेत्र था कहीं कोई नहीं, लेकिन हमने वहाँ स्मारक बनाने का काम किया। आज भी वहाँ मेला लग रहा है। निश्चित तौर पे बाबा साहेब हमारे दिल में है। एक ही बात है कि वो
खोट हमारे बीच नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास वाले। मनीष सिंघवी जी, जिस जी तरीके की रणनीति है या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है, क्या जातीय जनगणना का जो असर है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आता है? क्योंकि अभी तक तो ये बात सही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें कुछ कुछ कार्यक्रमों में नजर आती थी, और इसमें भी कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की और अम्बेडकर के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। यहाँ तक कि काशीराम को भी वो बीजेपी अब नमन करती है, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी भी करने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा की तो अदावत रही। तो क्या अब देश की सियासत में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आपको पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी, उनके महापुरुषों का नाम लेना पड़ेगा, आपको दलितों के की बात करनी पड़ेगी, उनके महापुरुषों का नाम लेना पड़ेगा? क्या अब सियासी मजबूरी हो गई है? देखिए, ऐसा भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और एससी के लोगों को वोटों के लिए इस्तेमाल किया, उनके वोटों से सत्ता बनाई, लेकिन कभी सम्मान नहीं दिया। मैं कुछ बातों से अपनी बात रखूंगा। एनसीआरबी के डेटा देख लें आप। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो दलित और पिछड़ों, अति पिछड़ों के खिलाफ क्राइम बढ़ गया। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के डेटा कह रहे हैं। गुजरात में 5 गुना तक क्राइम बढ़ गया उनके खिलाफ। हाथरस में क्या हुआ आपके सब सामने है, उन्नाव में क्या हुआ आपके सब सामने है। दलित बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं ये लोग, ये बताएं। क्या सिर्फ फोटो लगा देने से आप उनके जो 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 उनके विचार है, उस विचारधारा से पर आप चल निकलेंगे? नहीं। उनका विचार था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचे, उसको सम्मान मिले। और फायदा 5 किलो अनाज नहीं है, फायदा है उसको बराबरी का दर्जा मिले, उसे सम्मान मिले समाज में। क्या ये हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्हें कमतर आंका जा रहा है, तभी तो हो रहा है ऐसा। तो मानस भाई, इनके चाल चरित्र और चेहरे में बहुत फर्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये जो जातिगत जनगणना हम पिछले कई सालों से मांग रहे हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बढ़ा दूं कि 2011 में SECC सोशल और इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हमने शुरू कराया। हमारी मंशा में था कि इस विकास यात्रा में जो लोग छूट गए हैं पीछे, उनकी जातियों का नंबर हमें पता चले, और उस लिहाज से हम नीतियां बनाकर उन्हें फायदा पहुंचा पाए, ताकि कोई ना छूटे। 2 साल लगा सर्वे होने में, लगभग 1.5 से 2 साल लगता है कंपाइलेशन में। 2015 में इनकी सरकार आ चुकी थी। हमने मांग करी इनसे कि इसको पटल पर रखा जाए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, इन्होंने मना कर दिया। आपको याद होगा 28 जुलाई 2015 को लालू प्रसाद यादव जी ने, करुणानिधि जी ने डिमांड करी थी, और इन लोगों ने उस डिमांड को मानने से मना कर दिया था। इन लोगों ने उस डिमांड को मानने से मना कर दिया था। हम लगातार कास्ट सेंसस की बात करते रहे। अब जब बिहार में वो पूरा हो गया है, तब ये परेशान है, क्योंकि इन्होंने लगातार कास्ट सेंसस का विरोध किया। प्रधानमंत्री ने खुलकर विरोध किया। कहते हैं कि साहब जातिगत सर्वे नहीं होने चाहिए। मानस भाई, कितनी दोहरी बात है। आप याद करिए, लखनऊ का यही विश्वेश्वरैया हॉल है जहां पर पिछले इलेक्शन में 19 दिन तक लगातार केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ओबीसी सम्मेलन हुए थे। अलग अलग जातियों के, ओबीसी के अलग अलग जातियों के सम्मेलन हुए थे। तो अगर जो आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब देश जाति की बात नहीं होनी चाहिए, तब आप क्या कर रहे थे? फिर आप ओबीसी महाकुंभ करने जा रहे हैं। यानी जहां से आपको फायदा होगा वो सब ठीक है, लेकिन ओबीसी या अति पिछड़े और दलित को जहां से फायदा होगा वहां आप मुंह बंद कर लेंगे। जी अशोक जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर फराज किदवई जी के पास चलेंगे। देखिए, इनका पिछड़ों का प्रेम हमने देखा। एक गैर गांधी परिवार से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे सीताराम केसरी। उन्हें जूता निकाल के जूतों मारते हुए इन कांग्रेसियों ने भगाया। पूरे देश ने देखा, उनको घिसरा के मारा गया। इतना प्यार, अरे वारे प्यार। अरे और लंबा कर दीजिए उसको और लंबा कर दीजिए। अरे इतना झूठ मत बोलिए पांडे जी। अरे पांडे जी इतना झूठ मत बोलिए। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज भी हम दलित पर विश्वास करते हैं, और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे जाने दीजिए पांडे जी, इतना झूठ बोलना और ठीक नहीं है। खड़गे जी की बात करिए। आज हमने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हमने पूरी कांग्रेस पार्टी उनके हाथों में दी है, एक दलित के हाथों में। आप अपने बारे में बताएं ना, क्या फोटो लगाने के अलावा क्या कर रहे हैं? इस बार जरूर होगी आपकी हार।
क्योंकि जनता जानती है कि सीताराम के कि आप सिर्फ फोटो लगाने का काम आप करते हैं, फोटो और जो अपराध बढ़ रहा है उससे भी बोलिए पांडे जी। मीरा कुमार को मार के भगाने वाले और फिर मायावती को सर्किट हाउस में सल्टाने वाले समाजवादियों पार्टी के साथ एक खड़े हैं। निश्चित है जनता देख रही, जनता मूर्ख नहीं है मेरे भाई। चलिए फराज किदवई साहब के पास चलते हैं। फराज साहब, मजबूरी हो गई है। मानस जी देखिए, अशोक पांडे जी हमारे जो भाई हैं, इन्होंने एक बिल्कुल बात सही कही कि जनता बहुत समझदार है और जनता सब कुछ देख रही है। मानस जी, जनता ने यह भी देखा कि इन्होंने बोला था कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे अभी अशोक पांडे जी ने भी आते हुए बोला सबका साथ तो ले लिया मानस जी, लेकिन सबके विकास के नाम पे। मानस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आपका वीडियो चला गया जी। तो जी। सबका साथ तो इन्होंने ले लिया, लेकिन सबके विकास का आलम यह है कि आज देश में 1% लोगों के पास जो है वो करीब 50% नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल इनकम है, और जो बॉटम 50% है उनके पास करीब 13% के आसपास है। मगर जीएसटी जो है वो गरीब आदमी दे रहा है, तो जो गरीब आदमी है वो करीब 63% जीएसटी दे रहा है। तो इनका सबका साथ सबका विकास जो है, इन्होंने सबका साथ ले लिया, विकास किया इन्होंने अंबानी का, अडानी का, और अपने 166 जो आज की तारीख में भारत में बिलियनियर हैं उनका। गरीब आदमी के हाथ में बेचारा मजबूर है कि जब तक उसको 5 किलो चावल मिलेगा तब वो जाकर के उसके घर में चूल्हा चलेगा। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं मानस जी ओबीसी की। तो जहां तक रही बात ओबीसी की, आप देखिए कि एक अचीवमेंट और एक विन तो हुआ कम से कम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का, कि धन्य हो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सोशल क्रांति की लड़ाई लड़ना शुरू की और आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया, और घुटनों के बल पे भारतीय जनता पार्टी आ गई कि वो ओबीसी की बात करने लगी, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने हमेशा ओबीसी के साथ, दलित के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो अन्याय किया है। दूसरी बात आप ये देखिए, अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जहां तक रही बात, हम लोग अभी मानस जी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने दो बार रेजोल्यूशन पास किया कास्ट सेंसस का, एक बार 18 फरवरी 2019 को और दूसरा 27 फरवरी 2020 को। और 23 अगस्त 2021 को ऑल पार्टी डेलीगेशन गया प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, जिसमें इनकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहां पर बिना कोई जवाब इनको दिए वापस भेज दिया। और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में कहा कि कास्ट सेंसस जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो इनकी नियत ही नहीं थी कास्ट सेंसस कराने की। हालांकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी मानस जी, उन्होंने 31 अगस्त 2018 को यह आश्वासन दिया था कि देश में कास्ट सेंसस होगा, मगर कास्ट सेंसस की जब बात आई, कास्ट सर्वे की बात आई बिहार में, तो इन्होंने बाकायदा हलफनामा दे करके उसका विरोध किया, उसको रोका। वो इसलिए रोका कि ये लोग ओबीसी विरोधी हैं। अब आज की तारीख में आप देखिए कि देश में कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया कि 1% लोग जो हैं उनके पास कितनी नेशनल इनकम है या कितने नेशनल रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो अगर आप मान लीजिए कि ओबीसी की बात करिए तो 1% जातियां जो हैं, वो जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, वो 50% नौकरियां ले जाए। 994 जातियों को मात्र 2.68% दाखिले मिले और 923 जातियों को कुछ भी ना मिले। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मानस जी, वो किसी ना किसी तरह से देश को के जो असल मुद्दे हैं उनको उलझा करके और खाली अपनी सत्ता साधना चाहते हैं। अब इनके देखिए मानस जी, भारतीय जनता पार्टी की एक साइकोलॉजी समझिए कि इन्होंने 9.5 साल में तो काम किया नहीं है। तो जब जब देश में जो बुनियादी मुद्दे आते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मानस जी मणिपुर जल रहा था, तो क्या हुआ कि जनता का ध्यान मणिपुर से भटकाने के लिए इन्होंने क्या किया, आप देखिएगा, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप डेट्स नोट कर लीजिएगा कि जब मणिपुर पीक पे था तो ये यूसीसी लिया है। और मानस जी, मैं एक नेशनल चैनल पर बैठ करके मैंने बोला था, ये गारंटी ली थी कि यूसीसी नहीं लाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं लाने की। तो मुझसे वहां पे एंकर ने सवाल किया कि तो फिर ये क्यों बात कर रहे हैं यूसीसी की। मैंने कहा इसलिए बात कर रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, जनता कहीं मणिपुर पर इनसे सवाल ना पूछ ले। उसके बाद में मानस जी, बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, जैसे ही ट्रेन हादसा होता है फिर ये एक मुद्दा ले आते हैं। अब मानस जी, एक बात आप और समझिए, जब फूड इन्फ्लेशन चरम पे था, जब हम ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इनके बस में भी नहीं है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जब 11% 12% था और जब वेजिटेरियन थाली 24% से महंगी हो गई थी, तो ये एक नया ट्रायल बलून क्या ले आए,
वन नेशन वन इलेक्शन, और पूरे देश को, मीडिया को, आपको, हमको, अपोजिशन को, जनता को वन नेशन वन इलेक्शन में इन्होंने उलझा करके रख दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन बना मानस जी, और इंडिया गठबंधन से इनकी रातों की नींद हराम हो गई। अब क्या हुआ कि साहब जनता का ध्यान अब कैसे भटकाया जाए, तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई ले आए। तो क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज में तो बड़ी शातिर है ये लोग मानस जी, कि जब जब देश के मुद्दे होते हैं तो उसको भटकाने के लिए ये कुछ नया ले आते हैं। अब देखिए ये जो कास्ट सर्वे हुआ है बिहार में मानस जी, जैसे ही ये सर्वे हुआ कास्ट इनका बिहार वाला, अब ये नए नए मुद्दे ले आते हैं। इनका जो एक सांसद रमेश बिधूड़ी, वो वहां अंड बंड बक रहा है, क्या नाम है, पार्लियामेंट में। और जैसे ही कास्ट सर्वे हुआ, संजय सिंह के ऊपर गाज गिर गई। जैसे ही कास्ट सेंसस हुआ, तमाम ईडी और सीबीआई के छापे मारने लगे। तो क्या है कि जनता का ध्यान बेसिक मुद्दों पे ना जाए, उससे हटाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ ट्रायल बलून छोड़ा करते हैं। और दूसरी बात, इनकी जैसे क्या नाम है, इनकी पेरेंट पार्टी तो चलिए भारतीय जनता पार्टी है, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आरएसएस है, और इनके तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इनके दो मेन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बधाई के पात्र हैं, इन्होंने और बढ़ा लिए मानस जी। एक हो गया ईडी और दूसरा हो गया सीबीआई, कि भैया जहां जहां पर जो है इनको जरूरत होती है कि कोई भी नेता अगर मुखर आवाज उठा रहा है तो ये अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं कि भैया जाओ उसको अरेस्ट कर लो। लेकिन क्या होता है कि अब आप देखिए कि वही पार्टी, हम एनसीपी की बात कर रहे हैं, वो नेचुरली करप्ट पार्टी थी, और अजीत दादा पवार को 70,000 करोड़ का ये बताते थे कि घोटाला किया है। और प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना लेकर के, छाती पीट पीट करके हर जगह बयान देते थे कि भैया अजीत दादा पवार जो है वो 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर लिया है, हसन मुशर्रफ ने घोटाला कर लिया है, नारायण राणे ने घोटाला कर लिया है। लेकिन उसके 10 दिन बाद जो है अजीत दादा पवार को अपनी सरकार में ले आते हैं और महाराष्ट्र के खजाने की चाबी उनको दे देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये इनकी जो वॉर, ये जो करप्शन की बात करते हैं, ये सूडो करप्शन वॉर लड़ रहे हैं मानस जी। ये खाली अपने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप देखिए आज की तारीख में जनता का हाल क्या हो गया है। मैं इस टाइम लखनऊ में नहीं हूं, मैं बैठा हूं बाराबंकी में, मच्छर मेरे ऊपर भिनभिना रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर से मैं काम चला रहा हूं। तो हालत आज की तारीख में क्या है कि ना जनता डेंगू से परेशान है। मैं रिस्क लिए बैठा हूं, देखिए बार बार मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं। तो क्या है कि ना लाइट दे पा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की में जबरदस्त व्याप्त है, इनके जो सांसद हैं उनकी जबान बेलगाम हो चुकी है। आप ये देखिए, आप तो मीडिया हाउस से आते हैं मानस जी, क्या ये बताइए कि इंडियन आर्मी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकारों को इनवाइट नहीं किया था कि आप आकर के मणिपुर को कवर करिए? किया था ना, इंडियन आर्मी ने बुलाया था। और जब उन्होंने 20-22 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी तो आपने डिफरेंट धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए। आप किस तरफ देश को लिए जा रहे हैं भाई? मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। आप देखिए अभी कि 4-4, 5-5 अभिषेक शर्मा जी और तमाम जो पत्रकार थे उनके ऊपर इन लोगों ने उठा करके वो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पूछताछ कर दी। तो जनता सब देख रही है। आज सच में जनता परेशान हो चुकी है कि जिस तरह से ये लोग आज की तारीख में पत्रकारों के ऊपर, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को आप बोल रहे हैं एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा, इनके जो मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं रिटायर्ड जजेस के लिए। ये कभी लोकतंत्र में, मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मैंने तो मानस जी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को कहा जाए एंटी गैंग का हिस्सा, एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा। किसान जब आंदोलन करते हैं तो उनको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आंदोलन जीवी, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको उग्रवादी कहा जाता है। मानस जी, मेरी इतनी पॉलिटिकल लाइफ हो गई, मैंने नौकरियां भी की, मैंने थोड़ा बहुत मीडिया में भी रहा, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी सेंटर मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर दिया गया हो और बुलडोजर का भी उनके यहां न गया हो। तो ये किस तरफ लिए जा रहे हैं मानस जी? ये इमरजेंसी बैकडोर से है, इमरजेंसी बैकडोर से है, जो बैकडोर से। अशोक पांडे जी, खैर ये आरोप तो इस बीच में बहुत मुखर हो गए हैं। लोग ये कहने लगे हैं, जो जिस बात का जिक्र फराज किदवई साहब कर रहे हैं, कि जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ आप नया ऐसा ले आते हैं कि 15-20 दिन, महीना भर पूरी मीडिया उसके पीछे चक्कर लगाया करती है, घूमा करती है। कुछ ऐसा इवेंट, आप कुछ ऐसा मुद्दा छोड़ देते हैं कि जनता भी उधर ही देख रही है, मीडिया भी उधर ही देख रही है, लोग भी उधर ही देख रहे हैं, असल मुद्दा गायब हो जाता है। देखिए आपको बता दें, और अब तो छापेमारी तो चली रही है। जो भी मुद्दा हम लाते हैं वो मुद्दा हमारे एजेंडे में था,
370 धारा हटाना था, मणिपुर था, हमारे मानस जी, एजेंडे में मणिपुर था तलाक इनके तलाक एजेंडा तलाक में। ये हटाना बोल रहे था, हैं जो मुद्दा लाते हैं वो और इनके एजेंडा में हमारे था, एजेंडे मणिपुर में इनके एजेंडा में था। खत्म कर दी इसका थी। मतलब मणिपुर में आग प्रदेश इन्होंने की लगवाई। जनता ने देखा था कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, आतीक अहमद अपना कुत्ता लेके चढ़ा था, नेताजी उससे हाथ मिला रहे थे, तो हमारे एजेंडे में था कि गुंडा जो है कुत्ते की तरह भागे। फिर हमारे एजेंडे में था कि अगर कोई बेटियों से छेड़छाड़ अरे नेताजी, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कुछ बोल दीजिए। हमने अरे पांडे जी, और ध्यान पांडे जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कुछ बोल दीजिए। भाई ध्यान ये लोग बताते हैं। अभी मनोज झा ने बिहार में ध्यान बटाया, कुआं पांडे जी इस पर खामोश रहेंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर नहीं बोलेंगे। खेत खलिहान ठाकुर का, हल मुठिया ठाकुर की, तो जब हमने अरे पांडे जी वो कविता है, वो सामंतवाद को इशारा करती हुई कविता है, कविता तो समझिए कि अपने ही बोलते जाएंगे। अरे वो कविता है, वो वहां ठाकुर का मतलब सामंतवादी है, वो हम भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। जनता का ध्यान कौन बटाता है? हम तो अंतिम अच्छा पांडे जी छोड़िए, आप इतनी बात कह रहे हैं, आप सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 2 शब्द बोलिए। मंत्री आदमी के लिए लगे रहते हैं, नहीं बोलेंगे। और ध्यान तो ये लोग बटाने का काम करते हैं। हमने कहा ध्यान बटाया? हम जो भी योजनाएं लाए हमने निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में थी। हम किसी का ध्यान नहीं बटाते, हम जनता का काम करते हैं। ध्यान बटाने वाले ये लोग हैं, जाति विद्वेष फैलाने वाले ये लोग हैं, सांप्रदायिकता भड़काने वाले ये लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब से तो रमेश भिदोड़ी क्या जो वहां पर लोकसभा में कह रहे थे उससे जातिगत विद्वेष खत्म हो रहा था? नहीं, रमेश भिदोड़ी वहां पर क्या कर रहे थे? अरे बोलिए पांडे जी, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, थोड़ा पानी पीजिए। कानून का राज आया है। अरे पांडे जी रुकिए, थोड़ा पानी पीजिए पहले। आप ये बताइए रमेश भिदोड़ी कौन सी सामाजिक समरसता बढ़ा रहे थे लोकसभा में, ये बता दीजिए। अब आज मानेंगे नहीं जा रही है। अरे बताइए, बोलने के बाद ही रुके, वो बोलने के बाद ही रुकेंगे। अरे रमेश भिदोड़ी कौन सी सामाजिक समरसता बढ़ा रहे थे भाई साहब, ये तो बता दीजिए। देखिए, हम जब रमेश भिदोड़ी का हम समर्थन नहीं करते, देखिए मेरा एक तो आपने कोई एक्शन भी तो नहीं लिया, आपने कोई एक्शन भी तो नहीं लिया, प्रमोशन हो गया है, आपने कोई एक्शन भी तो नहीं लिया, और राजस्थान के टॉप में उनको प्रभारी बनाया गया है। जो भारत माता की भारतीय जनता पार्टी में तो मानस जी ये है कि गाली दो और प्रमोशन लो। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है उस पर भी तो ध्यान दीजिए। आगे पाकिस्तान पर आप ना, आप लोगों की सारी बात जो है हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। बस महाराज जी देखिए, बात सारी यही खत्म हो जाती है, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, इनकी सारी डिबेट, सारी बात यही आकर खत्म हो जाएगी, बाकी ये कोई बात नहीं। ये एनसीआरबी के डेटा पे कुछ नहीं कहेंगे, जो मेरा नहीं, एनसीआरबी के डेटा है जो कहते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। कबीर बनने का काम करिए, कबीर। ये रमेश भिदोड़ी पर कुछ नहीं कहेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। उपदेश दिया था एक पक्षी, हाँ, उस सवाल में जवाब नहीं देंगे। ये सवालों के जवाब नहीं देंगे, ये अपनी एक धारा पकड़ लिए, बस आप कुछ भी कहिएगा पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, कुछ भी कहिएगा हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ये अरे एक अब रुक जाइए पांडे, अब रुकिए पांडे जी, अब रुक जाइए 1 मिनट। नहीं कहेगा भारत में, इनसे ये पूछिए कि बेरोजगारी चरम पर है, उस पर क्या कर रहे हैं? ये सड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, और इनको बताइए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी 15 से 29 साल यानी युवाओं के बीच में 25% है, रिकॉर्ड है 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। उस पर बतावे ना कि बच्चे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं। युवा देश है ना, ये युवा देश है ना, 60% आबादी युवा है, और उस आबादी में 25% लड़का सड़कों पर घूम रहा है। उस पर जवाब मांगिए इनसे ना, उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे ये। अभी जुलाई बीता, अगस्त बीता, फूड इन्फ्लेशन लगातार 10% से ऊपर रहा, गरीब की थाली का खाना महंगा है, उस पर नहीं बोलेंगे ये। आपको पता है मानस भाई कि ये सबसे बड़ी ज्यादा गरीबी कहाँ है? वो दलितों में है, वो ओबीसी में है, कि अति पिछड़ों में है। और जो अभी डेटा आया है वो बता रहा है कि जो थाली खाने की वो 24% महंगी हो गई है, यानी जो गरीब आदमी है उसके पैसे का 78% हिस्सा खाली खाना खरीदने में जा रहा है, 78% हिस्सा। तो आप सोचिए उसके बाद इलाज के लिए क्या पैसा बचा, बच्चों के लिए फीस के लिए कहाँ पैसा बचा, कपड़े के लिए कहाँ बचा पैसा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कह रहे हैं।
78% पैसा उसका सिर्फ खाने पे जा रहा है। मैं बता रहा 78% हिस्सा उस पर खामोश बैठे हुए हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। अच्छा आप ये बताइए, आप डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने की बात करते हैं आप? डॉक्टर अम्बेडकर किसके लिए लड़ रहे थे? वो अति पिछड़ों के लिए लड़ रहे थे, दलितों के लिए लड़ रहे थे, और वही दलित आज भुखमरी में मर रहा है। वही दलित के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। क्या कर रहे हैं उसके लिए ये लोग? उसके खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ ये लोग? देखिए अशोक पांडे जी, देखिए सवाल वाजिब है कि खाली फोटो लगाने से क्या होगा? जब गरीब आदमी की थाली महंगी हो जाएगी, जब रोजी रोजगार का संकट होगा, तो फोटो लगाने से क्या होगा? देखिए आपको बता दें कि जब से हम आए हैं उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पे था उद्योग लगाने में। अरे ये सब छोड़िए, जो आंकड़े हैं उसकी बात करिए। अरे उसके आंकड़ों की बात करिए। इनकम उत्तर प्रदेश की लोवेस्ट है पूरे देश में। जब निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, इनको पता है? कोई डर के मारे रोजगार नहीं लगाता था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जानता था। मानस भाई, ये क्राइसिल की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है कि थाली महंगी हो गई है। ये सरकार का आंकड़ा है कि फूड इन्फ्लेशन 10% से ऊपर लगातार कई महीनों से, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है कि डेटा कि दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। इनसे कहिए ये बेकार की बातें ना करें, सवाल के जवाब दें। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं था, बीमारू राज्य था, 12वां नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पे है। बड़ी बड़ी अरे तो अगर उद्योग लग रहे हैं तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? तैयार है। जब निवेश हो, अगर उद्योग लग रहे हैं तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इसका जवाब दीजिए। तो रोजगार मिलेगा ही। कब मिलेगा? 2070 में? जब निवेश होने जा रहा है बढ़ावा से। निवेश कब होगा? 2047 में? आपने तो बीमारू राज्य बना के छोड़ा था उत्तर प्रदेश में, तो बीमार राज्य था। आज हम आए तो बढ़ावा से दूसरे नंबर पे आया है। लोग उद्योग लगाने को, निवेश को तैयार है, तो निश्चित है युवाओं को रोजगार मिलेगा, और मिला भी है। पारदर्शिता के आधार पे ये लोग एक जात के लोगों की नियुक्ति करते थे पैसा लेके, बल्कि आंकड़ा दिखाने से नहीं होगा। ये वही पार्टी के लोग दिखा रहे हैं ना, जिनके बारे में था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ ले उसमें बैठा गुंडा, ये नैतिकता दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को करने वाले यही लोग हैं ना। जब हम किसी अपराधी का इनकाउंटर करते हैं, ये परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं, यही लोग है ना, रोने लगते हैं। अतीक का इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव बड़े कष्ट में हुए, आज ये बड़ा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। कौन उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण पर भी तो कुछ बोलिए पांडे जी। कौन लगाता था उद्योग? यूपी में जब से योगी जी आए हैं ब्रिजभूषण का नाम ही नहीं सुन रहे अशोक जी। नहीं सुनेंगे हमारा आंकड़ा अशोक भूषण का नाम नहीं सुनेंगे। नंबर पे आ गए, कोई 12वां नंबर पर था उत्तर प्रदेश में। लोग रोजगार लगाने के लिए कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं था, आज दूसरे नंबर पर है। क्या ये गलत आंकड़ा है? अशोक जी, मनीष सिंघवी जी कह रहे हैं कि आप अतीक पे बोल रहे हैं, बाकी लोगों पे बोल रहे हैं, आप ब्रजभूषण पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए एक बात इनसे और पूछिए मानस भाई, एक बात मानस भाई इनसे और पूछिए कि अगर ये कह रहे हैं फैक्ट्रियां लग रही तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ है रोजगार? रोजगार मिला है लोगों को पहले एक। अरे कहाँ मिला है? सरकारी आंकड़ा कह रहा है नहीं मिला है, आप कह रहे मिला है। अपने घर से आंकड़ा बना लिया क्या आपने? पैसा ले अपने घर पे आंकड़े बना रहे हैं क्या आजकल पांडे जी? नौकरियां मिल रही है। अरे सर, एनएसओ का नाम सुने हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो सरकारी एजेंसी है। वो कहती है 15 से 29 साल में बेरोजगारी 24% है। पार्टी ने ही अपराधी। अरे इनको बताइए, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। अशोक जी, आज किसी की बात नहीं सुनेंगे। पहला टिकट भोला, इन लोगों ने ये भोला पांडे नामक अपराधी जो जहाज का हाईजेकर था उसे टिकट दिया, हर्षशंकर तिवारी को दिया। कहाँ चले जा रहे हैं ये? मतलब अरे इनको वापस 2023 में लेकर आइए मानस भाई। आज के सवालों का जवाब दीजिए, ये कहाँ चले जा रहे हैं? अशोक जी आज किसी की बात नहीं सुनेंगे। फराज किदवई साहब क्या कह रहे हैं? आप आंकड़ा डाटा दिखा रहे थे आप। नहीं मानस जी, हम अशोक जी को खाली एक देखिए क्या है कि जब आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे और आपका इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है, तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। पांडे जी तो पता नहीं क्या क्या कहाँ घुमा रहे थे। खैर पांडे जी अभी जो बोल रहे थे, देखिए पांडे जी आप मुझे बोलने दिए। देखिए मैं जो आपको ये डेटा दिखा रहा था, ये मेरा तो है नहीं,
मुझे ये मिला है द वायर में, और इसका सोर्स भी मैं बता देता हूं, आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स। तो ये आरबीआई का डेटा है। इसके हिसाब से जो 5 मेजर सेक्टर थे उसका कंपैरिजन मानस जी किया गया है कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी और जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 2017 से 2022 की सरकार थी। अब इसमें आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो 4.7% से बढ़ा था और इनके टाइम पे 2.5% से बढ़ा है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये इसका सोर्स आरबीआई हैंडबुक है, आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स, वो 14.6% की रेट से आदरणीय अखिलेश यादव जी के टेन्योर में बढ़ा और इनके टेन्योर में घटा है -1.3% से मानस जी। और तमाम ऐसे ही सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है, तो जो डिफरेंट सेक्टर्स थे इकोनॉमी के वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के टेन्योर में बढ़े हैं और कहीं ना कहीं इनके टेन्योर में या तो वो घटे हैं और या तो एज कंपेयर टू आर टेन्योर इनका कहीं कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब देखिए क्या ये हो गई मानस जी आंकड़ों की बात। अगर आप आंखों से भी देखिए तो जो उत्तर प्रदेश में बचपन से हम लोग रह रहे हैं वो विकास या तो हम लोग को दिखा है कांग्रेस की सरकारों ने जो किया, उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया और फिर अखिलेश यादव जी ने किया है। इनसे अभी पूछ लिया कि तलाक से कि 5 काम बताइए आपने किए हो, अरे हम तो गिना देंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेट्रो ट्रेन चलवाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बच्चियों को लैपटॉप दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगरा एक्सप्रेस बनवाया, हमारे अध्यक्ष जी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया और तमाम ऐसे काम किए यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं कि जब हमारे समाजवादी पार्टी की मानस जी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के ऊपर जो कर्ज था वो 2,25,000 2.25 लाख करोड़ था। आज की तारीख में पता है कितना है मानस जी? 6.5 लाख करोड़। अब बात कर देते हैं इनके बड़े इंजन की कि ये 10 लाख करोड़ का एनपीए तो करार दे देंगे मगर कॉर्पोरेट हाउसेस का ये भला कर देंगे। आप देखिए कि जीएसटी जो है डिफरेंट आइटम्स बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे जो आइसक्रीम खाते हैं ना मानस जी, उस पर जीएसटी 18% हो गई। आप अपनी रिसर्च टीम से चेक करवा लीजिएगा, पहले शायद ये 5% के आसपास थी, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22.5% कर देंगे और जिससे कि 1.5 लाख करोड़ का सालाना नुकसान हो जाएगा। तो अपने भाई बंधुओं का फायदा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये देश को बेच सकते हैं, ये देश के संसाधनों को बेच सकते हैं। 15 लाख करोड़ के इन्होंने कर्ज माफ कर दिए। आईबीसी में 70% का हेयर कट लेकर के जो असेट ट्रांसफर किए जाते हैं उसको तो ये लोग बोलते हैं ये डोल है कि वेलफेयर है, मुझे समझ में नहीं आता है। जब अमीर के लिए तो फिस्कल प्रूडेंस मानस जी डिस्कस होगा, लेकिन गरीब के लिए, गरीब को अगर 5 किलो अनाज दे दिया जाएगा साहब तो वो इंसेंटिव है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि रेवड़ियां हैं। तो क्या है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस को, जो इनके दोस्त हैं, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो फायदा पहुंचा रहे हैं उसको तो ये वेलफेयर स्कीम बताते हैं। आप देखिए अभी अगर बहुत समय नहीं है जो इन्होंने पीएलआई स्कीम लाई थी, अब ये बोलते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे साहब, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रही, यहाँ पे असेंबली हो रही है और उससे जॉब क्रिएशन कितना हुआ है। मैं तो मानस जी बोलता हूँ कि आप पूछिए इनसे, कहिए कि एक व्हाइट पेपर लाएं कि जो पीएलआई स्कीम इन्होंने लॉन्च की हुई है उसमें कितनी पीएलआई दी है और उससे कितना देश को फायदा हुआ है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। मानस जी अगर आप उसकी अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, डेटा निकालेंगे, मैंने तो पूरा पढ़ा हुआ है, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि ये देश के पैसे को ये लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं। जीएसटी आटा दाल चावल सब पर जीएसटी लगा देंगे। अभी हमारे भाई क्या नाम है, मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने जो बोला कि 24% वेजिटेरियन थाली बढ़ी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इंडिया में क्या है कि आप एक एनालिसिस अगर करिएगा तो जो एक एवरेज हाउस होल्ड है मानस जी, उसका जो बजट है उसका मेजॉरिटी ऑफ द बजट जाता है खाने पीने में। तो क्या है कि जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वेजिटेरियन थाली 24% से बढ़ गई, फूड इन्फ्लेशन 11-12% से बढ़ रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई पर और स्वास्थ्य पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है। ये ना मनीष की बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूं, भारत सरकार का डेटा बोल रहा है। ये तमाम जो है वो सर्वे बोल रहे हैं, तमाम एनालिसिस बोल रही है। तो आज गरीब जो है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है मानस जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। इनका मतलब ये है कि रमेश बिदूड़ी जी पार्लियामेंट में बोलेगा उग्रवादी या आतंकवादी ओए फलाना और धमाका, और उसका फिर प्रमोशन भी हो जाएगा। दूसरी बात, अब हम मानस जी आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि अभी हम लोग ओबीसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो इनके एक मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका नाम हम लोग ने सबने सुना है। उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने बोला था धर्मेंद्र प्रधान जी ने मानस जी के जो एक सेकेंड, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि जो
45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनको गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, उसकी जो है वो 17,425 पोस्ट जो हैं वो बेसिकली सैंक्शन की गई थी। और उसमें अगर प्रोफेसर की वैकेंसीज देखिएगा तो 2,348 थी। और आपको जान करके ये बहुत हैरानी होगी कि उसमें जो जनरल कैटेगरी की जो पोजीशंस थी उस पर रिक्रूटमेंट तो 76.8% हो जाता है, मगर ओबीसी का रिक्रूटमेंट पता है कितना होता है? 14.7%। पोजीशन है लेकिन ओबीसी की पोजीशन भरी नहीं जाएंगी। एसटी, जिसकी ये बड़े ट्राइबल्स की बात करते हैं, उनकी जो पोजीशन थी वो 15.6% से बढ़ी गई। ये तो हमने बताई प्रोफेसर की वैकेंसीज। अब आ जाइए आप एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज। टोटल, मैं नहीं बोला, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला था, आप अपनी रिसर्च टीम से निकलवा लीजिएगा, 4,691 सैंक्शन पोस्ट थी, जिसमें जनरल कैटेगरी की 78.9% भर दी गई, मगर ओबीसी की कितनी भरी गई? 22.1%। क्यों? क्या दुश्मनी है आपकी ओबीसी से? क्या दुश्मनी है आपकी एससी से? क्या दुश्मनी है आपकी एसटी से कि आप जो पोजीशन? चलिए केजरीवाल साहब, ये तो जनता तय करेगी कि कौन उसके लिए क्या कर रहा है। खाली तस्वीर लगाने से काम नहीं चलेगा। चलिए चर्चा को ही विराम देते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक पांडे जी आपका शुक्रिया, मनीष जी, फराज किदवई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित बिरादरी को लेकर के चल रही सियासत की, जिसमें एक नया फार्मूला, एक नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी सामने आई। और अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीर नजर आएगी। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते, कल किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।